एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस की जो मैंने टॉप 50 क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू की थी, इसका जो भाग 2 है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो साइंस का भाग 2 है इसमें हमने कौन कौन से 50 बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन एक ही में होगा। तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, मृग मरीचिका, एंडोस्कोप आदि किस पर आधारित होते हैं? तो ये तीनों जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, मृग मरीचिका, एंडोस्कोप, ये सभी आधारित होते हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। इसके बारे में आपको याद रखना है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ये सभी एग्जाम्पल है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ये सभी एग्जाम्पल हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। और इसके अलावा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के और कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं? तो जैसे आपका हीरे का चमकना हो गया, ये भी आपका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। इसके बाद कांच के चटके हुए हिस्से का चमकीला दिखाई देना, यह भी आपका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। पानी में वायु से भरे बुलबुले का चमकना, यह भी एग्जाम्पल है। इसके बाद मृग मरीचिका यानी कि मिराज का बनना, यह भी आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो आपका गहरे काले रंग के पोते गए पृष्ठ का चमकना, यानी कि गहरे काले रंग से पोते गए पृष्ठ का जो चमकना होता है, यह भी आपका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही एग्जाम्पल है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ये एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आपको उस दर्पण, उस मिरर का नाम बताना है जो वाहनों के पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में इस्तेमाल में लाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे पूछी जा रही है कि जो हमारे वाहन होते हैं, हमारी जो गाड़ियाँ होती हैं, उन गाड़ियों से पीछे का यातायात देखने के लिए, पीछे का दृश्य देखने के लिए जो चालक होता है वह किस दर्पण का इस्तेमाल करता है? तो आप याद कर लीजिएगा, वाहनों में पीछे का यातायात देखने के लिए जो है आपका उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है। आप इसे याद कर लीजिएगा, वाहनों में जो है पीछे का यातायात देखने के लिए, पीछे का दृश्य देखने के लिए जो है आपका उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। अधिकतम ऊर्जा वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण कौन सा होता है? यानी कि आपको बताना है कि वह कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसमें ऊर्जा सर्वाधिक देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो सर्वाधिक ऊर्जा आपको देखने को मिलेगी किसमें? तो गामा रेज में जो है आपकी सर्वाधिक ऊर्जा होती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। जो आपकी गामा किरणें होती हैं, इनमें जो है सर्वाधिक एनर्जी यानी कि सबसे मैक्सिमम एनर्जी होती है। इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा यह जो आपकी गामा किरणें हैं, ये विद्युत चुंबकीय विकिरण का एग्जाम्पल होती हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। कल अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताया था कि कौन कौन सी आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। तो एक बार फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ। रेडियो वेव हो गई, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज, ये सभी आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग के प्रकार हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। तथा इन तरंगों में से जो आपकी गामा रेज होती है, इसमें सबसे ज़्यादा, सबसे अधिकतम एनर्जी होती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ये वाला फिगर आप देख लीजिए, इससे आपका पूरा याद हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आप इस साइड बढ़ेंगे, रेडियो वेव्स की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको लॉन्गर वेवलेंथ देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे लोअर फ्रिक्वेंसी और लोअर एनर्जी देखने को मिलेगी। यानी कि रेडियो वेव जो होती हैं, इनकी जो वेवलेंथ होती है, जो तरंग दैर्घ्य होती है, वो सर्वाधिक होती है। रेडियो वेव की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है, लेकिन इनमें जो है लोअर फ्रिक्वेंसी देखने को मिलती है और लोअर एनर्जी देखने को मिलती है। यानी कि जो रेडियो वेव्स होती हैं उनमें जो है एनर्जी सबसे लोअर होती है। फिर इसके बाद माइक्रोवेव आता है, और इसके बाद इंफ्रारेड, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे, फिर आपकी गामा रेज। तो गामा रेज में यहाँ पे देख रहे हैं, गामा रेज में जो है रेडियो वेव से आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, रेडियो वेव से बढ़ेंगे माइक्रोवेव, तो वेवलेंथ आपकी बढ़ती जाएगी।
इसके बाद नहीं सॉरी, वेवलेंथ आपकी घटती जाती है रेडियो वेव से। जब आप माइक्रोवेव की तरफ बढ़ते जाएंगे, इंफ्रारेड की तरफ बढ़ते जाएंगे, अल्ट्रा वायलेट किरणों की तरफ बढ़ते जाएंगे, एक्सरे की तरफ बढ़ते जाएंगे और गामा रेज की तरफ बढ़ते जाएंगे, तब आपको जो है वेवलेंथ जो है कम होती दिख रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे गामा रेज की जो है वेवलेंथ है सबसे कम है, यानी कि गामा किरणों की जो तरंग दैर्ध्य होती है सबसे कम होती है। इसके बाद वेवलेंथ तो कम होती, लेकिन जैसे जैसे आप रेडियो तरंगों से आगे बढ़ते जाएंगे, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्स रे, गामा रेज, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है और जो एनर्जी होती है उसका लेवल बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे गामा रे की जो है वेवलेंथ सबसे कम हो गई है, और लेकिन फ्रीक्वेंसी और एनर्जी जो है अधिकतम हो गई है। तो इस प्रकार से आप याद कर लीजिएगा, गामा रेज की वेवलेंथ सबसे कम होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी और एनर्जी जो है सबसे उच्च होती है, सबसे सर्वाधिक होती है। गामा रेज के बाद नंबर आता है एक्सरे का। एक्सरे की जो है फ्रीक्वेंसी गामा रेज के बाद सर्वाधिक होती है और एनर्जी भी सर्वाधिक होती है, यानी कि सर्वाधिक एनर्जी के मामले में पहले नंबर पे आपकी गामा किरणें आती हैं और दूसरे नंबर पर आपकी एक्सरे आती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। फिगर आप देख लीजिएगा, इस फिगर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ड्यूटेरियम के नाभिकीय संलयन पर काम करता है आपका हाइड्रोजन बम। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और परमाणु बम आपका नाभिकीय विखंडन में कार्य करता है यूरेनियम के, और हाइड्रोजन बम आपका ड्यूटेरियम के नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और आपको उस रिएक्टर के बारे में बताना है जो विखंडित होने वाले पदार्थ को जितना जलाता है उससे अधिक उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार के रिएक्टर को हम कहते हैं ब्रीडर रिएक्टर। ब्रीडर रिएक्टर होता क्या है? तो यह जो आपका ब्रीडर रिएक्टर होता है, यह जो पदार्थ विखंडित होने वाले होते हैं उनको जितना जलाता है उससे अधिक उत्पन्न करता है। तो ब्रीडर रिएक्टर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इस फिगर को आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट यह फिगर है। इसमें बताया गया है कि किस किरणों की एनर्जी ज़्यादा होती है, किस किरणों की एनर्जी कम होती है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, किसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी क्या कहलाती है? आपसे पूछा जा रहा है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रकाश के द्वारा जो एक वर्ष में चली गई दूरी होती है इसको हम बोलते हैं प्रकाश वर्ष बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। तो प्रकाश के द्वारा जो है एक वर्ष में जो दूरी तय की जाती है उसको हम प्रकाश वर्ष के नाम से जानते हैं। तथा एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? तो 1 लाइट ईयर आपका बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर आपका होता है 1 लाइट ईयर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तथा प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है? यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो प्रकाश की निर्वात में चाल होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यह होती है आपकी प्रकाश की निर्वात में चाल। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। लगभग आपका प्रकाश जो होता है धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य का प्रकाश जो धरती पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेता है यह धरती पर पहुंचने में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको उस यंत्र का नाम बताना है जिसका प्रयोग महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किया जाता है। फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। उस यंत्र के बारे में आपको बताना है और जिसका प्रयोग जो है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए किया जाता है। तो इस यंत्र को हम बोलते हैं सोनार। सोनार का जो प्रयोग होता है महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए किया जाता है। तथा सोनार की जो टेक्निक होती है, सोनार टेक्निक में जो आपकी पराश्रव्य तरंगें होती हैं उनका इस्तेमाल होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, सोनार टेक्निक में किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग होता है? तो पराश्रव्य तरंगों का जो है प्रयोग होता है सोनार टेक्निक में। तथा सोनार टेक्निक में जो है आप महासागर में जो डूबी हुई वस्तुएं होती हैं उनकी जो है स्थिति जानने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। सोनार का पूरा नाम क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, इसका पूरा नाम होता है सोनार का। इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है।
तथा इसमें जो है पराश्रव्य तरंगों का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा पराश्रव्य तरंगों का और कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो अल्ट्रासाउंड में आपका पराश्रव्य तरंगें इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा जो चमगादड़ होते हैं रात को उड़ने में जो है पराश्रव्य तरंगों की ही सहायता लेते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। वॉशिंग मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, तो वॉशिंग मशीन जो हमारी होती है यह अपकेंद्री बल पे कार्य करती है। किस पे, तो अपकेंद्री बल पे आधारित होता है वॉशिंग मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, अपकेंद्रीय बल इंपॉर्टेंट है। और बैरोमीटर का जो पाठ्यांक होता है, अचानक से इसमें अगर गिरावट आती है तो यह किसको सूचित करता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो तूफानी मौसम आपका राइट आंसर हो जाएगा। बैरोमीटर पठन में अचानक जो है गिरावट होती है तूफानी मौसम का सूचक होती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। माणिक्य और नीलम का रासायनिक रूप क्या होता है, तो माणिक्य और नीलम ये दोनों रासायनिक रूप में एल्युमिनियम ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं, तो ये दोनों जो हैं रासायनिक रूप में एल्युमिनियम ऑक्साइड होते हैं, माणिक्य और नीलम। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और यहाँ पे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, स्टेनलेस स्टील बनाने हेतु लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी होती है, तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ इस्तेमाल में लाया जाता है क्रोमियम का। किसका, तो क्रोमियम का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा। और कार्बन, आपको उस कार्बन यौगिक का नाम बताना है जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का एक गुच्छ होता है जो परस्पर पंचभुज या षटभुज में बनी फलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं बकमिंस्टर फुलर। इस कार्बन यौगिक को हम बोलते हैं बकमिंस्टर फुलरीन। फुलरीन यहाँ पे होगा, फुलरीन इस प्रकार से लिखाएगा, फुलरीन। तो बकमिंस्टर फुलरिंग इस कार्बन यौगिक को हम बोलते हैं। इसमें होता क्या है, तो इसमें होता है 60 कार्बन परमाणुओं का एक गुच्छ जो परस्पर पंचभुज या षटभुज से बनी बहुफलकी संरचना से जुड़ा हुआ होता है। तो इसको हम बोलते हैं बकमिंस्टर फुलरिन। इसके बारे में आप याद रखिएगा। आपको उस गैस का नाम बताना है जो पेयजल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पेयजल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में कौन सी गैस लाई जाती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्लोरीन का जो इस्तेमाल होता है यह पेयजल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। तो आप याद कर लीजिएगा, क्लोरीन। प्रथम विश्व युद्ध में एक रासायनिक हथियार के रूप में किसका प्रयोग किया गया था, तो मस्टर्ड गैस का किया गया था। इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निकलने वाली जो ऑक्सीजन होती है वह किससे प्राप्त होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन जो आपकी होती है यह जल के अपघटन से प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल के अपघटन से यह आपकी ऑक्सीजन प्राप्त होती है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। आपको पता होगा जो हरे फल होते हैं उनको कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग होता है। तो आपको बताना कि यह जो कैल्शियम कार्बाइड है यह किसको उत्पन्न करता है, तो कैल्शियम कार्बाइड उत्पन्न करता है किसको, तो एसीटिलीन को। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, यह एसीटिलीन को उत्पन्न करता है। पेट्रोल और डीजल के गुणवत्ता को किसमें हम मापते हैं, तो आप याद कर लीजिएगा पेट्रोल की गुणवत्ता को हम ऑक्टेन संख्या में मापते हैं। आप याद कर लीजिएगा, पेट्रोल की गुणवत्ता को हम ऑक्टेन संख्या में मापते हैं और डीजल की जो गुणवत्ता होती है उसको हम सीटेन संख्या में मापते हैं। तो दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पेट्रोल की गुणवत्ता को ऑक्टेन संख्या में और डीजल की गुणवत्ता को हम सीटेन संख्या में मापते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब्स का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो सुमियो आइजिमा ने जो है कार्बन नैनो ट्यूब्स का आविष्कार किया था। कीटों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कीटों के अध्ययन को हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी। आप याद कर लीजिएगा, कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पे कुछ एरियाज हैं और इनमें किसका किसका अध्ययन होता है, मतलब इनको हम किस विषय के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है उसको मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, तो इनको एक बार देख लीजिए। पक्षियों के अध्ययन को हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। पर्यावरण के अध्ययन को हम बोलते हैं इकोलॉजी। वृद्धावस्था के अध्ययन को हम बोलते हैं जेरेंटोलॉजी। पादप जीवाश्मों के अध्ययन को हम बोलते हैं पैलियो वनस्पति। और विषाणुओं के अध्ययन को हम बोलते हैं वायरोलॉजी यानी कि वायरस विज्ञान। मानव जनसंख्या के अध्ययन को हम बोलते हैं जननांकिकी यानी कि डेमोग्राफी इसको कहा जाता है। जीवाश्मों के अध्ययन को बोलते हैं पेलियो बायोलॉजी, इंपॉर्टेंट है।
वंशागति के अध्ययन को हम बोलते हैं जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी बोलते हैं। फूलों के अध्ययन को हम बोलते हैं एंथोलॉजी, महत्वपूर्ण है, फूलों के अध्ययन को हम एंथोलॉजी कहते हैं। मस्तिष्क की क्रियाशीलता का अध्ययन हम करते हैं फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत, और कीटों के अध्ययन को हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट अध्ययन है, इनको आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न है आपका स्तनपायी जीव। आपको उस स्तनपायी जीव का नाम बताना है जो अंडे देते हैं और सीधे बच्चा पैदा नहीं करते, उनको हम क्या कहते हैं। तो स्तनपायी जीव यह होता है आपका एकिडना व प्लेटिप्स। एकिडना और प्लेटिप्स ऐसे स्तनपायी जीव होते हैं जो अंडे देते हैं और सीधे बच्चा पैदा नहीं करते। तो दोनों का आंसर आप दोनों का आप याद कर लीजिएगा, एकिडना व प्लेटिप्स। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसको आपने देख लिया, इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिएगा। सेब के फल की लाली का कारण क्या होता है? तो एंथोसाइनिन नामक वर्णक के कारण, एंथोसाइनिन नामक पिगमेंट के कारण जो है आपका जो सेब होता है उसमें उसका रंग लाल होता है। मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में पूरी डिटेल में बताया हुआ था कि किस वर्णक के कारण किसका रंग आता है। जैसे टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, सेब में लाली का कारण क्या होता है, गाजर का रंग किसके कारण होता है। तो इन सभी का बारे में मैंने पूरे डिटेल में पिछले वाले वीडियो में पिछले वाले वीडियो मैंने बताया हुआ था। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिएगा, और इसके बारे में मैंने पूरे डिटेल में बताया हुआ है। और फलों को पकाने में उपयोग होने वाला रसायन कौन सा है? तो एथिलीन हो गया, कैल्शियम कार्बाइड हो गया, एथीफोन हो गया, इन सभी का जो इस्तेमाल है फलों को पकाने में किया जाता है। तो इनका नाम आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एथिलीन हो गया, कैल्शियम कार्बाइड हो गया और एथीफोन हो गया। इनका इस्तेमाल किस में होता है? तो फलों को पकाने में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य करता है कौन? तो प्रोकैरियोटिक जो आपकी कोशिकाएं होती है उसमें श्वसन का कार्य करता है मीसोसोम। मीसोसोम आप याद कर लीजिएगा। यकृत से निकलने वाले पित्त रस, यकृत से निकलने वाला जो पित्त रस होता है वह कहाँ पर जमा होता है? तो यकृत से निकलने वाला जो आपका पित्त रस होता है यह जमा होता है पित्ताशय में। कहाँ? तो पित्ताशय में यह जमा होता है। रक्त का पीएच मान आपको बताना है कितना होता है? तो 7.4 होता है रक्त का पीएच मान, आप इसे याद कर लीजिएगा। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसका पीएच मान होता है 7.4। और एक चीज़ यहाँ पे मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, और जांच और उससे संबंधित अंग, यानी कि कौन कौन सी जांच किस अंग के लिए की जाती है, यहाँ से भी बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको एक बार आप देख लीजिए। ईईजी जो परीक्षण होता है, ईईजी की जो जांच होती है मस्तिष्क के लिए होती है, ब्रेन के लिए होती है। ईसीजी का परीक्षण आपका हृदय के लिए होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसको हम बोलते हैं, ईसीजी को, हृदय परीक्षण इसमें होता है। ईओजी का परीक्षण इसमें जांच होती है आँख की, हमारे आई की। बीएमडी बोन मिनरल डेंसिटी, इसमें अस्थि यानी कि हमारे हड्डियों की जांच होती है बीएमडी में। मेमोग्राम में वक्ष की जांच होती है। ऑडियोग्राम में कान की जांच होती है। और ईएमजी में आपकी मांसपेशियों की जांच होती है। तो कौन कौन सी जांच किस किस अंग के लिए की जाती है इसको मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, इसको आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से एग्जाम में कई बार प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, तो इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, वे सभी मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो वे सभी मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। आप इसे याद कर लीजिएगा। और भौतिकी के पिता आइजक न्यूटन, आप याद कर लीजिएगा, भौतिकी के पिता आइजक न्यूटन की पुस्तक जिसमें उन्होंने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था, तो उस पुस्तक का आपको नाम बताना है। तो प्रिंसिपिया नामक जो पुस्तक थी यह आइजक न्यूटन की पुस्तक है जिसमें इन्होंने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल किस पर आधारित होता है? तो कपड़ा सुखाने की मशीन और दूध से मक्खन निकालने की जो मशीन होती है इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है यह अपकेंद्रीय बल सिद्धांत पर आधारित होता है। जैसे आप याद कर लीजिएगा, अपकेंद्रीय बल सिद्धांत पर आधारित होता है इनका वर्किंग प्रिंसिपल। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा जो है चेचक के टीके की खोज की गई थी। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट खोज को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बायोलॉजी की जो भी इंपॉर्टेंट खोजें, जैसे किण्वन की जो प्रक्रिया होती है, जो पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया होती है, इसकी खोज की गई थी लुईस पाश्चर के द्वारा।
पेनिसिलिन का आविष्कार किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था स्लाइडेन व स्वान के द्वारा। विटामिन का खोज किया था फंक ने। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया गया था अल्टमैन के द्वारा। गोल्जी कॉय की खोज की गई थी कैमिलो गोल्जी के द्वारा। पोलियो टीके की खोज की गई थी जोनास साल्क के द्वारा। तो इनके बारे में आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने कुछ रासायनिक तत्व को यहाँ पे अपलोड किया हुआ है और उनका चिकित्सीय किस रोग के निदान में उनका उपयोग होता है उसको मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। ये दोनों ऐसे एरियाज हैं जहाँ से बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने छोटे छोटे ऐसे क्लिप बीच बीच में अपलोड किए हुए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपका वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है साइंस का। तो यहाँ पे रासायनिक तत्वों का ये देख लेते हैं। तो फास्फोरस 32 का इस्तेमाल किस में होता है? तो फास्फोरस 32 का इस्तेमाल होता है रक्त कैंसर के उपचार में। आयोडीन 131 का इस्तेमाल होता है थायराइड ग्रंथि के उपचार में। थायराइड ग्रंथि के उपचार में जो है आपका होता है आयोडीन 131, उसका प्रयोग किया जाता है, जिसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? तो कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल होता है रक्त कैंसर के इलाज में। आप याद कर लीजिएगा, कोबाल्ट 60 जो होता है इसका इस्तेमाल रक्त कैंसर के इलाज में किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आपका सोडियम 24 का इस्तेमाल किस में होता है? तो सोडियम 24 का इस्तेमाल होता है रक्त व्यतिक्रम में, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद आर्सेनिक 74 का इस्तेमाल किस में होता है? तो आर्सेनिक 74 का इस्तेमाल होता है ट्यूमर की पहचान में। ट्यूमर की पहचान में आर्सेनिक 74 नामक रासायनिक तत्व का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनसे बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, इसी कारण से मैंने इसको यहाँ पे एक ही जगह पे अपलोड कर दिया है। इसको आप एक बार देख लीजिएगा, शायद इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ठोस माध्यम में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो ठोस माध्यम में ऊष्मा का जो संचरण होता है यह चालन विधि के द्वारा होता है। किस विधि के द्वारा? तो चालन विधि के द्वारा जो है ठोस माध्यम में ऊष्मा का संचरण होता है। तो चालन विधि आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ग्रह के गति का नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो केपलर ने जो है ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया था। अपेक्षिक घनत्व का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर के द्वारा जो है अपेक्षिक घनत्व का मापन किया जाता है। एक तरल आदर्श की श्यानता कितनी होती है? इंपॉर्टेंट है। तो एक आदर्श तरल की जो श्यानता होती है यह होती है 0। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, 0 होती है। और आपकी जो रिलेटिव डेंसिटी होती है, जो आपकी अपेक्षिक घनत्व होता है, वह हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। चंद्रमा पर लोलक घड़ी ले जाने पर उसका आवर्तकाल जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान जो है पृथ्वी की तुलना में कम होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, अगर कोई लोलक घड़ी है वह पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाई जाती है तो चंद्रमा पर उस लोलक घड़ी का जो आवर्तकाल होता है वह बढ़ जाता है, क्योंकि चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका मान पृथ्वी की तुलना में कम होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। आपकी सभी जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है ये फोटॉन की बनी होती हैं, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। सभी जो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं फोटॉन की बनी होती हैं, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये भी आप देख लीजिए। कल मैंने आपको जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, इसके बाद प्रोटोजोआ जनित रोग, कृमि जन्य जनित रोगों के बारे में बताया था, लेकिन यहाँ पे आपका जो कवक जनित रोग आप मुझसे छूट गया था। तो दमा हो गया, गंजापन हो गया, एथलीट फुट हो गया, त्वचा का प्रदाह हो गया, ये सभी आपके कवक जनित रोग हैं। तो किस कवक से ये सभी रोग होते हैं? तो दमा जो होता है यह आपका एस्परजिलस और फ्यूमिगेटस नामक जो कवक होता है इसके कारण यह होता है। इसके बाद गंजापन आपका टीनिया कैपिटिस नामक कवक के कारण होता है। इसके बाद एथलीट फुट नामक जो बीमारी होती है यह ट्राइकोफाइटोन व टीनिया पेडिस नामक कवक के कारण होती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। चलिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो आनुवांशिक विकार होते हैं, जो आनुवांशिक रोग होते हैं, जो जेनेटिक आपकी डिजीज होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि आनुवांशिक रोग कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे इसको भी आप देख लीजिए। यहाँ पे एक तरफ कुछ सिद्धांत है और उनका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था उसको मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया था ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। और विकास का सिद्धांत दिया गया था डार्विन के द्वारा। एक जीन एक एंजाइम की अवधारणा दी गई थी बीडल और टैटम के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। ओपरॉन की अवधारणा दी गई थी आपका जैकब और मोनार्ड के द्वारा। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहाँ से एग्जाम में प्रश्न कई बार देखने को मिले हैं।
तो इनको भी आप एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 10 दिन के उपवास पर लीवर, मतलब 10 दिन के उपवास के कारण लीवर पर हमारे क्या प्रभाव पड़ता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 10 दिन के उपवास का लीवर पर हमारे क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। तो लीवर में जो है ग्लूकोज का जो स्तर होता है वह कम हो जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, 10 दिन के उपवास के कारण जो ग्लूकोज का स्तर होता है हमारे लीवर में वह कम हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा भी गया है। तो 10 दिन के उपवास करने पर लीवर में ग्लूकोज का जो स्तर होता है वह कम हो जाता है। ऑक्सिन पादप हार्मोन का यहाँ पे कार्य आपसे पूछा गया है, क्या होता है। तो ऑक्सिन पादप हार्मोन का कार्य होता है शिखर प्रधानता प्रदान करना, शिखर प्रधानता प्रदान करना इसका मेन कार्य होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑक्सिन पादप हार्मोन यह है। और ऑप्सिसिक अम्ल पादप हार्मोन का कार्य क्या होता है। तो वृद्धि अवरोधक यह हार्मोन कहा जाता है। जो आपका ऑप्सिसिक पादप हार्मोन होता है इसको हम वृद्धि अवरोधक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और एक आपका होता है जिबरेलिन पादप हार्मोन, जिबरेलिन, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जिबरेलिन पादप हार्मोन। तो इसका कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य होता है कोशिका वृद्धि करना, कोशिका वृद्धि करना इसका कार्य होता है। ये सभी आपके पादप हार्मोन है, पौधों के हार्मोन है। तो आपका जो जिबरेलिन पादप हार्मोन होता है इसका कार्य होता है कोशिका वृद्धि का। किसका। तो कोशिका वृद्धि का इसका कार्य होता है। इसके बाद एक हार्मोन होता है पादप जिसका नाम है साइटोकाइनिन। क्या होता है। साइटोकाइनिन हार्मोन पादप हार्मोन होता है। इसका कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य होता है कोशिका विभाजन करना। तो ये सारे पादप हार्मोन हैं, इनके कार्य मैंने आपको बता दिए हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वॉशिंग पाउडर का यहाँ पे रासायनिक नाम आपसे पूछा गया, वैज्ञानिक नाम क्या होगा वॉशिंग पाउडर का। तो वॉशिंग पाउडर का को हम बोलते हैं क्या। तो सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग पाउडर को हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं और बेकिंग सोडा को हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो दोनों आपको याद रखना है, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी का यहाँ पे स्रोत पूछा गया आपसे, क्या होता है। तो कॉड यकृत ऑयल, आप याद कर लीजिएगा, विटामिन डी का स्रोत होता है कॉड यकृत ऑयल। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में यह पूछा गया है, तो इसको मैंने आपको बता दिया है। विटामिन डी का स्रोत होता है कॉड यकृत ऑयल। वहीं आपका विटामिन के का स्रोत होता है अल्फा अल्फा। विटामिन के का स्रोत क्या होता है। तो अल्फा अल्फा, इसे भी आप याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है। तो अल्फा अल्फा किसका स्रोत होता है। तो विटामिन के का होता है। और इसके बाद आपका विटामिन डी का कॉड यकृत ऑयल हो गया। इसके बाद विटामिन ई का भी स्रोत बहुत बार पूछा गया है। तो विटामिन ई का स्रोत आपका हो जाएगा गेहूं भ्रूण तेल। क्या हो जाएगा। गेहूं भ्रूण तेल जो होता है ये आपका विटामिन ई का स्रोत होता है। और इसके बाद विटामिन सी का स्रोत होता है नींबू, खट्टे फल जो होते हैं आपके विटामिन सी के स्रोत होते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद त्रिकोष्ठी हृदय जो होता है, त्रिकोष्ठीय हृदय किसमें पाया। तो उभयचर जो होते हैं इनमें जो है आपको त्रिकोष्ठीय हृदय देखने को मिलता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना, उभयचर आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस कारक के कारण जो है लौह धातु का क्षयकरण होता है, यानी कि लौह धातु में जो जंग लगती है किसके कारण लगती है। तो ऑक्सीजन और नमी के कारण जो है लौह धातु में जंग लगती है, लौह धातु का क्षरण देखने को मिलता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना, ऑक्सीजन और नमी के कारण। वह यंत्र जिसे महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सोनार, यह प्रश्न थोड़ा सा रिपीट हो गया है, तो सोनार आपका राइट आंसर हो जाएगा। हींग किससे प्राप्त होती है। तो हींग जो आपकी होती है जड़ों के निष्कर्षण से प्राप्त होती है। इसके बारे में आपको याद रखना है, जड़ों के निष्कर्षण से जो है आपकी हींग प्राप्त होती है। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यह बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित वह रंग जो प्रिज्म से गुजरने पर कम विचलित होता है, उस प्रकाश को हम क्या बोलते हैं। लाल रंग बोलते हैं। लाल रंग का जो विचलन होता है सबसे कम होता है, जिसके बारे में आपको याद रखना है, प्रिज्म से गुजरने पर जो लाल रंग होता है वो सबसे कम विचलित होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा भी गया है। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं। तो नाइट्रोजन के वातावरण में जो है आलू के जो चिप्स होते हैं वे प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं। तो नाइट्रोजन का वातावरण आपका राइट आंसर हो जाएगा।
विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो पिलाग्रा नामक जो बीमारी होती है यह विटामिन B3 की कमी से होती है। इसके बारे में आपको याद रखना है, जो पिलाग्रा नामक रोग होता है यह विटामिन B3 की कमी से होता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी विटामिन को मैंने एक ही जगह पे अपलोड किया हुआ है, उनकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है। इसके अलावा मैंने उनके वैज्ञानिक नाम को भी लिखा हुआ है, तो आइए इनको देख लेते हैं। तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम होता है रेटिनॉल। इसके बारे में आपको याद रखना है, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। और रतौंधी, जीरेप्थेलमिया संक्रमण, ये सभी बीमारियाँ आपकी होती हैं विटामिन ए की कमी से। विटामिन B1 की कमी से आपका बेरी नामक रोग होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है विटामिन B2 का रासायनिक नाम, और इसकी कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम आपका होता है नियासिन होता है, और इसकी कमी से आपका पेलाग्रा नामक रोग होता है। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है, इसका रासायनिक नाम है नियासिन। विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक होता है अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल होता है विटामिन B5 का रासायनिक नाम, और इसकी कमी से आपका चर्म रोग देखने को मिलता है, वृद्धि कम होती है और बाल सफ़ेद हो जाते हैं इसकी कमी से। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन होता है, और इसकी कमी से रक्त क्षीणता, चर्म रोग और पेशीय ऐंठन देखने को मिलता है। तो विटामिन B6 को आपको याद रखना है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम आपका होता है बायोटीन होता है, और इसकी कमी से चर्म रोग देखने को मिलता है और बालों का झड़ना, ये सभी रोग आपको देखने को मिलते हैं विटामिन B7 की कमी के कारण। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, विटामिन B7 को हम बोलते हैं बायोटीन। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो फोलिक अम्ल होता है, और इसकी कमी से भी रक्त क्षीणता, कुंठित वृद्धि देखने को मिलती है। विटामिन B12, विटामिन B12 को हम बोलते हैं साइनोकोबालैमिन। क्या नाम इसका होता है रासायनिक? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालमिन। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, और इसकी कमी से आपका घातक रक्त क्षीणता, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ, ये सभी आपके रोग होते हैं इसकी कमी से उत्पन्न होते हैं। विटामिन B7 का रासायनिक नाम विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन D को हम बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से सूखा रोग रिकेट्स होता है, ऑस्टियोमेलिसिया, ये दो बीमारियां होती हैं विटामिन और D की कमी से। विटामिन E को हम बोलते हैं टोकोफेरॉल, आप याद कर लीजिएगा, विटामिन E का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल, और इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी, जननांग तथा पेशियां कमजोर हो जाती हैं इस विटामिन E की कमी से। आज का लास्ट विटामिन आपके सामने है विटामिन K। विटामिन K को हम बोलते हैं रासायनिक रूप से नैप्थोक्विनोन, और इसकी कमी से चोट पर रक्त का थक्का न जमना, यानी कि अगर आपके शरीर में विटामिन K की कमी हो जाती है तो जो रक्त का थक्का होता है वह जल्दी नहीं जम पाता है जब आपके शरीर में विटामिन K की कमी हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ विटामिन को हमने देखा, और उनकी कमी से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं उनको हमने देखा। इसको आप एक बार देख लीजिएगा, इस एरिया से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके बाद वह अम्ल जो अमाशय रस में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो अमाशय रस में पाया जाने वाला अम्ल कहलाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है यह रस कहाँ पर मिलता है? तो अमाशय में देखने को मिलता है। आपको उस हार्मोन का नाम बताना जो स्त्रीलिंग में पाया जाता है। तो स्त्रीलिंग के हार्मोन को बोलते हैं एस्ट्रोजन। इसके बारे में आपको याद रखना है, स्त्रीलिंग के हार्मोन को हम बोलते हैं एस्ट्रोजन, और पुरुषों के हार्मोन को हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो दोनों को आपको याद रखना है, पुरुषों का हार्मोन क्या होता है, स्त्रीलिंग का हार्मोन क्या होता है, दोनों में से कोई एक, मतलब दोनों आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ये पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से 50 बेहतरीन प्रश्नों को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है जो आपके सामान्य विज्ञान के बन सकते थे। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।